नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है मिड डे न्यूज का। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा में अपने धन्यवाद प्रस्ताव का दुरुपयोग करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाया गया है उसकी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू जी या राहुल जी से नफरत करते हैं तो संसद के बाहर वो सब कहें। पीएम मोदी ने पेगासस, कोविड, मुद्रास्फीति, हमारे कई मुद्दों को छोड़ दिया। हम तब भी पैदा नहीं हुए थे जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की। उन्होंने अपने धन्यवाद प्रस्ताव का दुरुपयोग किया और अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और उन्होंने कहा है कि पीएम ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव का दुरुपयोग किया है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था उसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के दौरान ये आरोप लगाते हुए सदन में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अभिभाषण पर ना बोलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। ये तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं कि जो अभिभाषण था उसका वो अभिभाषण पर नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भी कई आरोप लगाए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल मिश्रा का रुख कर लेते हैं। मिश्रा जी, धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कह रहे थे कि अभिभाषण पर न बोलकर कांग्रेस के खिलाफ वो बोल रहे थे। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, सदन में अभिभाषण का जवाब देने पर सरकार की नीतियां होती है, जो कार्यप्रणाली होती है और जो विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं उस पर कहीं न कहीं सरकार की जवाबदेही होती है और वो जवाब देती है। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भाषण का जवाब दिया, ये देखने में आया कि वो मुद्दों पर कम बोल रहे, कहीं न कहीं वो कांग्रेस पर या पुरानी सरकारों की नीतियों या जो रहे उस पर ज्यादा बोले। तो एक मोदी जी ने कहीं न कहीं एक है और उनको जो आरोप लगाए गए उनके सरकार और कार्यप्रणाली पर जो उठाए गए थे उस पर उन्होंने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया है। और दूसरा, एक चूंकि 5 लाख लोग चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त हर एक नेता राजनेता के द्वारा कही गई बातों का बहुत बड़ा असर मैसेज संदेश जाता है, तो उसको भी कहीं न कहीं उन्होंने भुनाने का प्रयास किया है। और पूरे टाइम जिस ढंग से उन्होंने खुद ये कहा कि आप नेहरू जी शुरू से रहेंगे और बात नेहरू जी को वोट करना, उनकी स्टेटमेंट को वोट करना, जिस तरह से उन्होंने कल अपनी एक नीति बना रखी। कहा जा सकता है यहाँ वो सदन के बाहर की गतिविधियां अच्छी लगती, लेकिन सदन के अंदर इस तरह से होना चाहिए और शायद इसीलिए वो कहते नजर आए। मिश्रा जी, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते नजर आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप कांग्रेस, गांधी जी या नेहरू जी या फिर राहुल से नफरत करते हैं तो आप ये बात सदन के बाहर कहें। बढ़ते आगे, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने खत में कहा कि मुझ पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव डाला गया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मुझे ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है, कार्रवाई करने की मांग की है। संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा कि ठाकरे सरकार गिरवाने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था और मना करने पर ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने बताया कि 17 साल पुरानी जमीन खरीदी के मामले की ईडी ने जांच शुरू की और बेटी की शादी में हुए खर्च की भी जांच हो रही है और वेंडर्स को धमकाया जा रहा है। संजय राउत ने चिट्ठी में केंद्र सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इस वजह से मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने पहले कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ठाकरे सरकार को गिराने में हमारी सहायता करें, मदद करें। वो लोग चाहते थे कि मैं इस तरह की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं ताकि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सके। इसके बाद मैंने मना कर दिया तो मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी गई है।
यूपी चुनाव को लेकर 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होने को कुछ ही समय बचा है। कल मतदान होगा। मतदान से ऐन पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोटर नियम में बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर मोटरसाइकिल पर 3 सवारी को परमिशन दी जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देखिए कि ट्रेन के एक कोच में 70 सीट, उसमें जाते हैं 300 लोग, तो ट्रेन की तो चालान नहीं होती है। 9 सवारी पे पास होती है जीप, 22 लोग जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। 2 सवारी पे मोटरसाइकिल पास है, तो फिर इसकी चालान क्यों होती है? वही पुलिस विभाग जो चालान करता है। जब कहीं कोई एप्लीकेशन देता है, कोई विवाद होता है, झगड़ा झंझट, तो आगे एक सिपाही एक दरोगा जी जाते हैं गांव में, उसको पकड़ते हैं, उसको बीच में बैठाते हैं। 3 सवारी, तो दरोगा जी की क्यों नहीं चालान? इस नाते हमारी सरकार बनते ही 3 सवारी फ्री कर दिया जाएगा, और नहीं तो जीप और ट्रेन की चालान कराएगा। आप देखिए। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है, चाहे वो बिकिनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, चाहे वो बिकिनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है। वो क्या पहनना चाहती है, ये अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। साथ ही उन्होंने लिखा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बताते चले कि कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षा में हिजाब पहनकर आई छात्रों को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया। इसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। हालात ये हैं कि ये मुद्दा अब राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी फैल गया है। दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से समर्थित युवा हिंदू भगवा गमछा डालकर इस मामले में कूद पड़े हैं। कई जगह हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। हिजाब विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और हिजाब पहनी हुई छात्राओं को कॉलेज स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी पर अब प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन सामने आया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो भी पहनने का मन हो उसको डिसाइड करने का पूरा हक महिलाओं का ही है, चाहे वो बिकिनी पहने, जीन्स पहने, हिजाब पहने, जो भी उनको पहनना है, ये आजादी उन्हें संविधान ने दी है। तो आप कौन होते हैं महिलाओं से उनका ये हक छीनने वाले? तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से ये विवाद बढ़ता गया, गमछा पहने, अब छात्र कह रहे हैं कि अगर छात्राएं कॉलेज स्कूल में हिजाब पहनकर प्रवेश करेंगी तो हम भी गमछा पहनकर, भगवा रंग का गमछा पहने छात्रों का कहना था कि हम भी गमछा धारण कर फिर स्कूल में, कॉलेज में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद अब इस पर राजनीतिक अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुनवाई भी इस मामले को लेकर हो रही है और ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि महिलाओं को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है। ये हक उन्हें संविधान ने दिया है और ये हक महिलाओं से कोई छीन नहीं सकता। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि महिलाएं चाहे बिकिनी पहने, जीन्स पहने, घूंघट रखें या फिर हिजाब पहने, ये उनकी खुद की पर्सनल चॉइस है। इसमें कोई भी आपत्ति दर्ज ना करे। जो उनका मन हो, जो उनकी मर्जी हो, वो उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं और ये अधिकार उन्हें संविधान ने भी दिया है। और कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम छात्राओं के इस पहनने के अधिकार का समर्थन करने वालों की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे इस्लामिक राज्य को बढ़ावा देने की मानसिकता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। यही हालात आज से कई वर्ष पहले अफगानिस्तान में शुरू हुआ था। आज लोग जिस तरह के माहौल बना रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, बच्चियों को बरगला रहे हैं, ये गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग साजिश कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। स्कूल के अंदर में कोई बच्चा नमाज पढ़ने जा रहा है, उसे बहका रहे हैं। बच्चियां हिजाब पहन रही हैं, उन्हें भी बहका रहे हैं। तो आने वाले दिन में मैं इतना ही कह रहा हूं कि भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
जो कल्पना कभी 1920 से लेकर के 46-47 में जो घटनाएं घटी, वो गजवाए हिंद की कल्पना करके भारत को इस्लामिक स्टेट और उन बच्चों के साथ इमोशनल उन बच्चों को साथ किया जा रहा है। तो करो, कल वो करो, ये बच्चे भी उनके पीछे जा रहे हैं। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि इनके चक्कर में नहीं आओ। याद करो उन देशों को जहां पर जिस ढंग से दबाव डाला जा रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए, वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये भारत है, इसे पाकिस्तान। और कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की आग अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि हिजाब पर बैन का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने इस दौरान युवाओं से कहा कि अगर वो आज झुक गए तो हमेशा के लिए झुक जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। हमारे मुल्क में खास तौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।